तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए 13.2 एक्सरसाइज का फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। देखिए 13.2 एक्सरसाइज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाइयाँ। हमें दो सदिशों के परिमाण दे रखे हैं। पहला सदिश किसी को भी अपने मान सकते हैं, मान लेते हैं हम ए सदिश, और दूसरा सदिश अपने बी को मान लेंगे। ठीक है, तो ए सदिश और बी सदिश के परिमाण की बात हो रही है यहाँ पर कि दो सदिशों के परिमाण 4 और 5 इकाई हैं और उनका अदिश गुणा ज्ञात करना है। दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल ज्ञात करना है, जबकि उनके मध्य का कोण जो है अलग अलग कंडीशन दे रखी है, तो उसके हिसाब से अपने को इनको सोल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट 60 डिग्री के लिए इसको अपने सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख लेंगे कि दिया है, यहाँ पहले अपने ऐसे लिख लेते कि माना कोई दो सदिश, माना कोई दो सदिश, तो ए सदिश तथा बी सदिश। हमने कोई दो सदिश मान लिए, ए सदिश और बी सदिश प्रश्नानुसार। तो इस पहले सदिश का परिमाण इसको अपने मान लेते हैं, जो भी इसने दिया हुआ है 4 इकाई के बराबर, और दूसरे सदिश का जो परिमाण है ये बराबर मान लेते हैं हमने 5 इकाई के बराबर। ठीक है, बी सदिश के लिए हमने वो 5 इकाई वाला परिमाण ले लिया और ए सदिश के लिए हमने 4 इकाई वाला परिमाण ले लिया। ये दो सदिशों का परिमाण है। ज्ञात क्या करना है वो लिख लेते हैं। ज्ञात करना है तो ए सदिश डॉट बी सदिश, ये हमें मान ज्ञात करना है। और मध्य का कोण, दोनों सदिशों के बीच का जो कोण है वो है 60 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट पार्ट के लिए। तो फर्स्ट पार्ट के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं कि ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण, तो ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण थीटा मान लिया। ठीक है, माना ये अपने कोण मान लिया थीटा। तो ये थीटा बराबर हमें दे रखा है 60 डिग्री। तो लिखेंगे हम जानते हैं कि ए सदिश डॉट बी सदिश ये बराबर होगा ए सदिश का परिमाण बी सदिश का परिमाण और साथ में आ जाएगा कोस थीटा। तो यहाँ पर मान लिखने पर तो ये बनेगा ए सदिश का परिमाण ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर, तो ए सदिश का परिमाण 4 इकाई, फिर गुना बी सदिश का परिमाण 5 इकाई, और कोस थीटा का मान यहाँ पर कोस और आगे थीटा का मान लिख देंगे 60 डिग्री। तो 4 5 20 गुना कोस 60 डिग्री का मान हम जानते हैं 1/2। तो इसका फाइनल जो रिजल्ट है वो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो ये ए डॉट बी, ठीक है, ए सदिश डॉट बी सदिश का मान है। अब इसी तरीके से इसका जो सेकंड पार्ट है 90 डिग्री के लिए, वैसे 90 डिग्री के लिए तो हमने जानते हैं कि जैसे कोस 90 डिग्री का मान 0 होता है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश वो 0 हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री का मतलब दोनों सदिश लंबवत हैं, तो लंबवत सदिश के लिए अदिश गुणनफल 0 होता है। करना इसी तरीके से है। अगर अपने सेकंड पार्ट की बात करें, सेकंड पार्ट में थीटा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर ए सदिश का परिमाण, फिर बी सदिश का परिमाण और साथ में आ जाएगा कोस थीटा। तो 4 गुणा 5 गुणा कोस 90 डिग्री, और कोस 90 का मान 0 होने के कारण ए सदिश डॉट बी सदिश जो है वो बराबर क्या आ जाएगा, 0। ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। और इसी तरीके से अपने को वो थर्ड करना है, उसमें 30 डिग्री का एंगल दिया हुआ है, तो कोस 30 डिग्री की वैल्यू लिखनी पड़ेगी अपने को। तो अपने थर्ड पार्ट की बात करें तो ए सदिश डॉट बी सदिश, तो पहले सदिश का परिमाण 4, दूसरे सदिश का परिमाण 5 और फिर आ जाएगा कोस 30 डिग्री। तो 4 × 5 × कोस 30 का मान हम जानते हैं √3/2। तो 2 से इसको कैंसिल कर देंगे तो 10√3। ठीक है, ये सोल्व कर सकते हो आसानी से, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बिल्कुल ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हमें यहाँ पर ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात करना था, परिमाण दे रखा था और एंगल दे रखा था। ठीक है, तो इसी तरीके से अब अपने इसके दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा जो क्वेश्चन उसमें भी ए डॉट बी, दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें भी ए सदिश डॉट बी सदिश अदिश गुणनफल ज्ञात करना है, लेकिन इस बार हमें थीटा वगैरह नहीं दे रखा। हमें सदिश जो दे रखा है वो घटकों के रूप में दे रखा है, आई जे और के पदों में दे रखा है। तो इस क्वेश्चन को देखिए किस तरीके से सोल्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ए डॉट बी का मान ज्ञात करना है और ए सदिश और बी सदिश के मान अपने को दे रखे हैं। तो इसके भी 3 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो है 2i कैप
और 5 जे कैप। ये पहला सदिश है और ये दूसरा सदिश। तो इसमें से पहले सदिश को ए सदिश के बराबर लिखना है और दूसरे सदिश को बी सदिश के बराबर लिखना है और ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन और इसका फर्स्ट पार्ट दिया है कि ए सदिश बराबर, तो ए सदिश बराबर है 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप और बी सदिश बराबर है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। और यहाँ लिखेंगे ज्ञात करना है। तो ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात करना है। अब यहाँ पर थीटा नहीं दे रखा तो इसलिए अब थीटा वाला सूत्र नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर अपने सामान्य जो घटकों का गुणा करते हैं, ठीक है, कि आई जे और के का जो घटक दे रखे हैं उनका आपस में गुणा किस प्रकार से किया जाता है, तो हम उसी के ऊपर इसको हल करेंगे कि ए सदिश डॉट बी सदिश। तो पहले ए सदिश का मान लिख लेंगे कि 2 आई कैप प्लस 5 जे कैप, फिर ये डॉट लगाएंगे यहाँ, फिर बी सदिश, ठीक है, बी सदिश। तो बी सदिश का मान 3 आई कैप 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप। अब गुणा देखिए किस तरीके से करेंगे। तो गुणा जो है वो हम बंटनता नियम से करेंगे। इस एक क्वेश्चन को मैं बंटनता नियम से पूरा सोल्व कर दूंगा। सेकंड और थर्ड जो है इसको अपने डायरेक्ट सोल्व करेंगे। देखिए इस क्वेश्चन को डिटेल में किस तरीके से करना है। पहले अपने लिखेंगे इस 2 आई कैप को, 2 आई कैप, फिर डॉट लगाकर डॉट लगा देंगे ये वाला और इस पूरे को लिखना है यहाँ पर कि 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप, फिर ये प्लस का निशान और 5 जे कैप, फिर यहाँ डॉट लगा देंगे ये वाला और ये सदिश वापस आ जाएगा। जिस तरीके से अपने बीजगणितीय पदों का गुणा करते हैं तो उसी तरीके से यहाँ पर अपने को गुणा करना है। ठीक है, कि पहले ये वाला घटक लिखा और इस घटक के साथ इस पूरे को लिख दिया कि डॉट ये लगाया और ये वाला सदिश यहाँ पर आ गया, फिर प्लस लगा के यहाँ प्लस लगाया और ये वाला घटक लिखा यहाँ पर और फिर इस डॉट के साथ ये सारा का सारा मान यहाँ पर आ गया। अब यहाँ देखो क्या होगा। अब 2 आई डॉट, तो 2 आई डॉट को यहाँ अंदर इन दोनों के साथ लिखना है। ठीक है, बंटनता नियम के अनुसार करना है इसको। 2 आई कैप है ना, जो इस 2 आई कैप को 3 आई कैप और 2 जे कैप दोनों के साथ लिखेंगे और संख्या का संख्या के साथ गुणा कर देंगे। मतलब इसको पहले यहाँ इसके साथ लिखना है। तो 2 3 6 और आई डॉट आई कैप डॉट आई कैप, फिर ये माइनस का निशान। अब इस 2 का गुणा इस 2 के साथ किया 4 और इस आई कैप का गुणा करेंगे इस जे के साथ, तो आई कैप डॉट जे कैप। ये इस पहले पद का गुणा कर दिया अपनों ने। फिर प्लस में 5 जे कैप, तो प्लस का निशान, 5 का गुणा इस 3 से करेंगे तो 15, जे कैप का गुणा करेंगे आई कैप के साथ, तो जे कैप डॉट आई कैप, फिर माइनस ये वाला 5 दूनी 10 और जे कैप डॉट जे कैप। बराबर। ठीक है, इस तरीके से जितने भी पद दे रखे हैं उन सब का आपस में गुणा करना है। अब ये हमने लास्ट वीडियो में देख लिया कि आई डॉट आई का मान, तो आई के परिमाण का स्क्वायर था। हम इसका अपन ने डायरेक्ट भी तो रिजल्ट लिखा था कि आई डॉट आई अगर आ जाता है तो उसका मान 1 बन जाएगा। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर जे डॉट जे है, सेम है अगर इकाई सदिश, तो इसका जो मान है वो कितना बनेगा, 1 बनेगा। और अगर आई डॉट जे और जे डॉट आई अगर अलग अलग आ जाते थे, अब आई और जे अपने जानते हैं कि ये लंबवत थे और इनके लिए हमने लिखा था कि इसका जो रिजल्ट है वो 0 बन जाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पर अब अपने को यूज़ करना है कि 6 गुणा आई डॉट आई की जगह 1 आ जाएगा, फिर माइनस ये वाला जो मान है वो 0 हो जाएगा, तो ये सारा पद 0, प्लस जे डॉट आई भी 0 बन जाएगा। ठीक है, लंबवत सदिश है आई जे, तो ये 0 बन जाएगा और इधर से माइनस का निशान 10 गुणा जे डॉट जे की जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये बनेगा 6 माइनस 10। ठीक है, 6 माइनस 10 और जो रिज़ल्ट है वो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। कि हमने ये लिखा था कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के, इनका तो मान बराबर आया था 1 के, लेकिन अगर यहाँ ये कुछ और मान दे दें, दोनों एक जैसे ना हो, तो इसका मान बन जाता था 0। मतलब आई डॉट जे अगर आ जाए या जे डॉट के आ जाए या के डॉट आई आ जाए, तो इनका जो रिज़ल्ट था वो 0 था।
ठीक है। आई डॉट जे में चाहे जे पहले लिख दो चाहे आई को लिख दो, या के जे डॉट के अंदर के पहले लिख दो या जे को बाद में लिख दो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आंसर इसका 0 रहेगा और दोनों अगर एक जैसे हैं तो इसका आंसर कितना होता है, 1 होता है। तो ये तो मैंने चलो आपको पूरा एक करके बता दिया। लेकिन अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है सेकंड पार्ट इसका, और जो थर्ड, इसमें अपने डायरेक्ट ही करेंगे कि अब अपने को पता है, अपने को ये पता है कि आई का गुणा जब इस आई के साथ करेंगे तभी रिजल्ट आएगा। अगर इस आई वाले पद का गुणा अगर यहाँ कर दिया तो वो 0 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आई है और यहाँ पर जे है। कि दो अगर अलग अलग घटक आ गए, दोनों घटक अगर एक जैसे हुए तब तो उसकी जगह 1 आ जाएगा, और दोनों घटक अगर अलग अलग हो गए तो उसकी जगह क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। कि जे वाले घटक का गुणा यहाँ इस आई वाले के साथ करेंगे तो वो 0 बनना है, तो इसका इसके साथ गुणा अपने दिखाओ ही मत, डायरेक्ट क्या करो कि इस जे वाले घटक का गुणा इस जे वाले के साथ ही कर दो। तो मैं सेकंड और थर्ड ये दोनों क्वेश्चन है वो डायरेक्ट जो गुणा है कि इसी के आधार पर कि जहाँ 0 बनेगा उसको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जहाँ 1 आएगा ना बस उसी को लिखना अपने को। तो ये तो इसका आंसर -4 बन जाएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट। अब अपने इस क्वेश्चन को लेते हैं सेकंड को। सेकंड का सेकंड पार्ट, ए सदिश बराबर है 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, और इधर है आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, तो ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश। तो ए सदिश का मान लिखा 4 आई कैप प्लस 3 के कैप, फिर डॉट, और बी सदिश का मान लिखेंगे तो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। तो अब यहाँ पर ध्यान रखना हमने वो गुणा कैसे करना है कि आई वाला जो पद है इस आई वाले पद का गुणा सिर्फ यहीं करेंगे अपने इसके साथ, यहाँ इन दोनों के साथ करने की ज़रूरत नहीं है, 0 बनेगा इसलिए। तो 4 आई कैप का गुणा सिर्फ इस आई के साथ, और आई का आई के साथ गुणा 1 हो जाएगा। तो सिर्फ अपने को गुणांकों का यहाँ पर गुणा करना होता है कि आई वाले गुणांक का गुणा आई वाले के साथ, आई वाले गुणांकों का गुणा अलग कर देंगे, जे वाले जो गुणांक है उनका गुणा अलग हो जाएगा, और के वाले जो गुणांक है उनका गुणा अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ गुणांक 1 है तो आई का गुणांक इस साइड 4 है और इस तरफ 1 है, तो 4 गुणा 1 इस तरीके से लिख देंगे। अब जे वाले गुणांक का जे वाले के साथ ही गुणा करना है, तो इस तरफ जे वाला गुणांक है ही नहीं, मतलब 0, और इस तरफ जे वाला गुणांक कितना है, -1, फिर प्लस का निशान। अब के वाला गुणांक इधर 3 और इधर 1, तो 3 गुणा 1, तो 4, ये 0 बन जाएगा और ये 3, तो 0 को तो लिखने की जरूरत नहीं, सीधा आंसर इसका कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट हो गया इसका, और इसी तरीके से अपने इस थर्ड को कर सकते हैं। यहीं कर लेते हैं इसका थर्ड, ए सदिश बराबर 5 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप, और बी सदिश बराबर 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप। तो ए डॉट बी, ए सदिश डॉट बी सदिश। तो देखो यहीं देखो कि यहाँ पर ये आई वाला पद है और इधर ये आई वाला पद है, तो आई वाले पद का गुणा आई वाले के साथ करना है, सिर्फ गुणांकों का गुणा करना है कि 5 का गुणा 2 के साथ, 5 गुणा 2। फिर यहाँ जे वाले गुणांक को देख लो कि जे का गुणांक इस साइड 1 है तो 1, और इस तरफ जे का गुणांक -3, निशान साथ में रखने हैं। और अब के वाला गुणांक इस तरफ तो है -2, और नीचे के वाला पद है ही नहीं, तो उसका जो गुणांक है वो 0 हो जाएगा। तो ए सदिश डॉट बी सदिश, ठीक है, ए डॉट बी। तो 10 तो ये बन जाएगा, -3 यहाँ बनेगा, गुणा करोगे तो +1 का -3 से गुणा, और ये 0 इसको छोड़ दो, तो इसका जो रिजल्ट है 10 - 3 वो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो ये इसका थर्ड पार्ट हुआ। अब करते हैं अपने इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के अंदर अपने को एक असमीका दे रखी है, इस असमीका को सिद्ध करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से सिद्ध करेंगे अपने। अच्छा, इसके अंदर कुछ एग्जाम्पल भी हैं असमीकाओं के ऊपर ही, वो एग्जाम्पल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बता दूंगा वो कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, तो उनको और ज़रूर अपने करके देखेंगे। सिद्ध कीजिए
कि ए सदिश डॉट बी सदिश और इसका वर्ग ये छोटा या बराबर, ठीक है, छोटा या बराबर ए सदिश के परिमाण का वर्ग और फिर गुणा में है बी सदिश के परिमाण का वर्ग। तो दोनों पक्षों को अपने को दिखाना है, ठीक है, ये सत्यापन करके बताना है कि ये वाला मान और ये वाला मान जो है वो इस संबंध को, इस नियम का पालन करेंगे, छोटा या बराबर, कि ये वाला जो मान है वो इस मान से छोटा या उसके क्या रहेगा, बराबर रहेगा। तो देखिए किस तरीके से अपने इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखिए कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर, सबसे पहले तो ए सदिश डॉट बी सदिश को अपने मान लिख लेते हैं। तो ये मान होता है ए सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण और कोस थीटा। थीटा क्या चीज़ है, थीटा जो है वो ए सदिश और बी सदिश के मध्य कोण है। यहाँ लिख लेंगे जहाँ थीटा ए सदिश और बी सदिश के मध्य का कोण, ठीक है। थीटा के बारे में अपने को बताना पड़ेगा, क्वेश्चन में दे नहीं रखा। हाँ, अब देखिए यहाँ पर इसको इसने वर्ग कर रखा है, जैसे इसका ए सदिश डॉट बी सदिश, अदिश गुणनफल का वर्ग करना है तो यहाँ पर अपने को भी वर्ग ही करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो ये क्या बनेगा, ए सदिश डॉट बी सदिश और इसका वर्ग बराबर ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर और इधर से आ जाएगा कोस का स्क्वायर, ठीक है, कोस स्क्वायर थीटा। अब वहाँ और यहाँ पर थोड़ा सा अंतर है कि यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा नहीं है, और इधर जो निशान है वो असमीका का निशान है। तो अब एक चीज़ यहाँ पर अपने को समझनी पड़ेगी कि इस कोस स्क्वायर थीटा को यहाँ से हटाना है कैसे ना कैसे करके। तो वो हटाने का तरीका देखिए क्या होगा। अब यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोस थीटा का जो मान है वो या तो 1 होता है या 1 से छोटा होता है। अगर अपने अधिकतम मान की बात करें कि कोस थीटा का अधिकतम मान 1 होता है या फिर 1 से छोटा होगा, और न्यूनतम मान कितना होता है, -1 या -1 से बड़ा। ये अपने कोस के लिए जानते हैं, ठीक है, लेकिन अपने को इसकी बात नहीं करनी, अपने सिर्फ इस तरफ की बात करेंगे, ठीक है, एक पक्ष की। तो मैंने लिखा कि कोस थीटा का मान 1 से छोटा होगा। अगर मैं इसका वर्ग कर दूं, वर्ग करने पर तो ये बनेगा कि कोस स्क्वायर थीटा छोटा या बराबर 1। अगर अपने दोनों पक्षों का वर्ग कर दें तब भी वो यही रहेगा कि 1 से छोटा 1 का स्क्वायर करने पर 1 ही रहेगा, यहाँ असमीका के निशान पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो हमारे पास आ गया कि कोस स्क्वायर थीटा का जो मान है वो 1 या 1 से छोटा है। अब देखो अपने को इस पूरे पद को देखना है, ये पूरा पद। अब ये पूरा पद अपने पास कैसे ना कैसे करके यहाँ पर बन जाए। तो अब ये पूरा पद यहाँ पर कैसे बन सकता है, तो उस चीज़ को समझना बड़े ध्यान से। यहाँ लिखूंगा मैं कि दोनों पक्षों में ए के परिमाण का वर्ग और बी के परिमाण का वर्ग, ठीक है, दोनों पक्षों में गुणा करने पर इस पद का मैं दोनों तरफ गुणा कर रहा हूँ। ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं तो असमीका के निशान पे यहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, गुणा कर ही सकते हैं, दोनों तरफ ही कर रहे हैं। तो ये बनेगा कि ए के परिमाण का वर्ग बी के परिमाण का वर्ग कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका गुणा मैंने इन दोनों से कर दिया। यहाँ ये रहा, इस निशान पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 1 का गुणा इन दोनों से करूँगा तब भी ये आएगा, ए के परिमाण का वर्ग और बी के परिमाण का वर्ग, ठीक है। अच्छा, इसको अपने नाम दे देते हैं समीकरण नंबर 1। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर, समीकरण 1 से मान रखने पर। अब वो मान रखना किसका है, तो वो देखिए, देखो ये वाला जो पद है, ये वाला जो पद है, ये सारा ये पद इस मान के बराबर है। और अपने क्या करेंगे, इस मान को, ये वाला जो पद है, ये दोनों सेम ही है, ठीक है, और ये इसके बराबर है, तो इसकी जगह इसको लिख देंगे, ठीक है। अपने मैं क्या कर रहा हूँ, इन तीनों को हटाऊंगा अभी, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो तीनों गुणनफल हैं यहाँ पर हैं और ये इसके बराबर है। तो इस पद का मान
ये वाला अपने इस जगह पर लिख सकते हैं। तो मैं लिख दिया कि समीकरण 1 से मान रखने पर। तो देखिए यहाँ कर देते हैं इसे। तो इन तीनों को हटाना है क्योंकि मुझे पता है कि ये जो तीनों गुणनफल हैं वो इस मान के बराबर हैं। तो समीकरण 1 से ये वाला जो मान है वो मैं यहाँ लिखूँगा। तो a सदिश डॉट b सदिश का स्क्वायर, ठीक है, ये वाला जो मान है वो यहाँ आ गया। इस तरफ कोई चेंजिंग नहीं आएगी तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा, ठीक है, इति सिद्धम। और यही अपने को सिद्ध करना था। तो वैसे तो बिल्कुल ही सिंपल सा है, बस थोड़ी सी चीज़ यहाँ पर बस अपने को ध्यान में रखनी है कि यहाँ जो अपने को काम किया अपने ने, ठीक है, इसी स्टेप को समझना है कि इसका यूज़ कैसे किया हमने। बाकी क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। बात करते हैं हमने इसके 4th क्वेश्चन की। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हमें दो बिंदु दे रखे हैं P और Q। P बिंदु की निर्देशांक है 3,4, ठीक है, द्विविम तल में, और Q बिंदु की निर्देशांक है 12,9। और हमें P O Q, ये जो O बीच में लिखा है ये मूल बिंदु है, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है तो ध्यान रखना, O जो है वो मूल बिंदु है। तो हमें P O Q एंगल का जो मान है वो ज्ञात करना है। देखिए P बिंदु का निर्देशांक है 3,4 और Q बिंदु का निर्देशांक है 12,9। और P और Q के बीच में जो भी कोण बनेगा, एक बार इसको रफ डायग्राम कैसा भी हो सकता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमें ये वाला कोण ज्ञात करना है। यहाँ अपने लिख लेते हैं P बिंदु जिसके निर्देशांक है 3,4 और यहाँ अपने लिखते हैं Q बिंदु जिसके निर्देशांक है 12,9। और ये जो बिंदु है ये O, और O मैंने बता दिया कि मूल बिंदु है, ठीक है, बुक में लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर O जो है वो क्या है, मूल बिंदु। तो ये वाला एंगल कैसे ज्ञात किया जाए, ठीक है, इस कोण को अपने को ज्ञात करना है। तो देखिए ये कोण ज्ञात कैसे करेंगे हम। तो कोण ज्ञात करने के लिए हम अदिश गुणनफल का यूज़ करेंगे। अदिश गुणनफल का जो सूत्र है उसी सूत्र का यूज़ कोण ज्ञात करने के लिए भी होता है, और वही सूत्र आगे 14वीं प्रश्नावली के अंदर भी काम आएगा। तो देखिए सबसे पहले तो कि A सदिश डॉट B सदिश ये बराबर था A सदिश का परिमाण B सदिश का परिमाण, और साथ में आ जाता था कोस थीटा। थीटा A और B के बीच का ही एंगल होता था। तो यहाँ से कोस थीटा के अकॉर्डिंग, कोस थीटा का अगर अपने मान निकालना चाहें तो ये दोनों पद इसके बटा में आ जाएंगे कि A सदिश डॉट B सदिश और बटा में A सदिश का परिमाण और फिर आ जाएगा B सदिश का परिमाण। तो ये आप सूत्र एक अलग से नोट करके रखना रख सकते हैं कि अगर आपको दो सदिशों के बीच में कोण ज्ञात करना हो, ये सूत्र है दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करने का। दो सदिशों के मध्य कोण अगर ज्ञात करना हो तो इस सूत्र का अपने क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। अब दो सदिश को ज्ञात कैसे किया जाए, तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें इन दो दिष्ट रेखाखंड, अगर मैं इनको दिष्ट रेखाखंड बना दूं, ये लीजिए हमने इसको एक दिष्ट रेखाखंड का रूप दे दिया तो ये दो सदिश बन गए। तो यहाँ से अपने ये वाला कोण आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस P बिंदु के स्थिति सदिश को A सदिश मान लो और Q बिंदु के स्थिति सदिश को B सदिश मान लो। तो A सदिश किसके बराबर आएगा, तो A सदिश कैसे ज्ञात करेंगे, तो मूल बिंदु के सापेक्ष इस P बिंदु का जो स्थिति सदिश है वो डायरेक्ट लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। सीधे लिखेंगे 3i कैप और 4j कैप, ठीक है। एक तरफ अगर मूल बिंदु है तो दूसरे किसी बिंदु का, अन्य किसी बिंदु का स्थिति सदिश हम आसानी से i j के रूप में लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई और बिंदु होता तो उसका तरीका मैंने आपको बताया हुआ कि बाद वाले में से पहले वाले को माइनस किया जाता है, लेकिन अब यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं करना अपने को डायरेक्ट इस P बिंदु का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश लिखना है। तो बस यही, ये अदिश घटक है तो इनको i j साथ में लगाना है तो ये सदिश घटक बन जाएंगे। तो A सदिश बराबर आ गया 3i कैप प्लस में 4j कैप, और Q सदिश के अपने Q के लिए B सदिश ये बराबर आ जाएगा 12i कैप प्लस में 9j कैप। ये Q बिंदु का स्थिति सदिश है। ये जो A सदिश है ये P बिंदु का स्थिति सदिश, P बिंदु का स्थिति सदिश, और ये जो B है ये क्या चीज़ है, ये Q का स्थिति सदिश, Q बिंदु का स्थिति सदिश। अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब इस सूत्र का यूज़ करना है। तो A डॉट B, सबसे पहले तो अपने A डॉट B का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए A डॉट B कितना आएगा, A डॉट B कैसे ज्ञात करेंगे कि i का गुणा i के साथ, तो 12 और 3 का गुणा कर देंगे तो 36, एक बार डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, और 9 का 4 से गुणा कर देंगे 36, तो ये तो बन जाएगा 72। फिर है A सदिश का परिमाण और B सदिश का परिमाण। तो अब अपने को इनका परिमाण निकालना है। तो यहाँ करते हैं A सदिश का परिमाण,
तो रूट में, ठीक है, ए सदिश का परिमाण। तो परिमाण कैसे निकालते हैं, आई जे के जो घटक हैं, ठीक है, आई जे ये जो घटक दे रखे हैं, इनका जो गुणांक है इनकी स्क्वायर करनी और फिर इसका जोड़ और फिर इसका वर्गमूल। मतलब 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, तो ये 16 और 9 25 और इसका वर्गमूल करेंगे तो 5। तो ए सदिश का जो परिमाण है वो तो आ गया 5 इकाई। अब अपने को बी सदिश का परिमाण निकालना है। तो बी सदिश का परिमाण आएगा रूट में 12 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। तो 12 का तो स्क्वायर बन जाएगा 144 और 9 का स्क्वायर 81 81 बन जाएगा। तो ये कितना बना, ये बन गया 225 और 225 का वर्गमूल हम जानते हैं कितना, 15। तो ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण भी आ चुका है और दोनों का अदिश गुणनफल भी आ चुका है। तो ये तीनों मान, ये तीनों जो मान आए हमारे पास, ये तीनों अपने को यहाँ लिखने हैं। तो इससे क्या है कि हमारे पास कोस थीटा का मान आ जाएगा, ठीक है, कोस थीटा का मान। तो देखिए क्या बनेगा, ये कोस थीटा बराबर, तो ए डॉट बी तो आ गया यहाँ ऊपर 72 और ए का परिमाण और बी का परिमाण मतलब 5 और ये 15, 5 और 15। ये अगर 3 के बाड़े से कटते हैं तो इसको काट देंगे, जितना भी सरल हो सके उतना सरल कर लेंगे। तो 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 और 3 5 15। तो कोस थीटा बराबर आ गया 24/25। इन्वर्स के रूप में ही लिखना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू अपने इसकी जानते नहीं है। तो थीटा बराबर आ जाएगा कोस इनवर्स 24/25। तो ये दो सदिशों के मध्य कोण का रिजल्ट आ गया। बात करते हैं अपने 5वें क्वेश्चन की। देखिए 5वां जो क्वेश्चन है ये एग्जाम में 1 नंबर के अंदर पूछ लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन जिसमें कांस्टेंट का मान ज्ञात करना होता है, इसमें अपने को लैम्डा का मान ज्ञात करना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन 1 नंबर में आते हैं और आए भी हुए हैं। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को करना किस तरीके से है। तो देखिए 5वें का फर्स्ट पार्ट ए सदिश, ठीक है, ये ए सदिश है और ये बी सदिश, ये दोनों लंबवत हैं। ए सदिश और बी सदिश दोनों लंबवत, ये लिखा हुआ है ए तथा बी जो लंबवत हैं। तो लैम्डा के किस मान के लिए, लैम्डा का मान ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और इसका फर्स्ट पार्ट। तो ए सदिश बराबर, तो 2i कैप प्लस में लैम्डा जे कैप प्लस में के कैप, और बी सदिश बराबर 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। यहाँ लिखेंगे दिया है कि ए सदिश लंबवत है बी सदिश के, और दो सदिश जब लंबवत होते तो हम जानते हैं कि उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। दैट एम्प्लाइज, वो लिख देना लाइन कि हम जानते हैं कि अगर कोई दो सदिश लंबवत हैं तो उनका अदिश गुणनफल बराबर होता है 0 के। तो यहाँ पर इन दोनों का भी अदिश गुणनफल 0 होना चाहिए अगर लंबवत है। तो इसी प्रतिबंध से हमारे पास लैम्डा का मान आ जाएगा। तो देखिए कैसे, ये लो, तो यहाँ ए सदिश और यहाँ बी सदिश का मान लिख देंगे। तो ए सदिश का मान है 2i कैप प्लस में लैम्डा जे कैप प्लस में के कैप, और बी सदिश का मान है 4i कैप माइनस 2j कैप माइनस का 2k कैप। तो इनका अदिश गुणनफल करने का तरीका तो वही है कि i वाले पद का गुणा i के साथ कर देंगे, j वाले पद का गुणा j के साथ कर देंगे और k वाले पद का गुणा k के साथ कर देंगे। तो 2 का गुणा 4 के साथ, 2 गुणा 4, इधर लैम्डा है गुणांक, तो इस लैम्डा का गुणा इस माइनस 2 के साथ, और फिर इधर गुणांक 1 है k का और इधर माइनस 2 है, तो 1 का गुणा माइनस 2 के साथ। तो 2 का गुणा 4 के साथ किया तो 8, प्लस माइनस माइनस लैम्डा का गुणा 2 के साथ किया 2 लैम्डा, प्लस माइनस माइनस 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 बराबर में 0। तो 8 माइनस का 2 6 माइनस का 2 लैम्डा बराबर 0, मतलब 6 बराबर 2 लैम्डा। तो 6/2 बराबर लैम्डा, मतलब लैम्डा का जो मान है वो कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये तो वो 5वें का फर्स्ट पार्ट। अब इसी तरीके से ये सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट भी आप खुद सोल्व करके देख सकते हैं कि आपको इसमें भी ए और बी दोनों लंबवत दे रखे हैं, ए सदिश और बी सदिश दोनों लंबवत हैं, और ए डॉट बी बराबर 0 कर देना तो वहाँ से लैम्डा का मान आ जाएगा। अगर अपने यहीं देखें कि यहाँ देखो
ये ए सदिश है इतना, और ये बी सदिश। तो इनका गुणा कैसे करेंगे कि 2 का गुणा 3 के साथ हो जाएगा इधर, ठीक है। इधर आई वाला गुणांक 2 और उधर आई वाला गुणांक 3, तो 2 का गुणा 3 के साथ, जैसे एक बार यहाँ करके जैसे 6, फिर जे वाला गुणांक 3 है और उधर 2 है, तो 3 का गुणा 2 के साथ हो जाएगा, वो भी 6 बनेगा प्लस का। और फिर इधर के वाला गुणांक 4 है और उधर माइनस का लैम्डा है, तो माइनस का 4 लैम्डा, तो माइनस का 4 लैम्डा बराबर आ जाएगा 0। तो 12 माइनस 4 लैम्डा बराबर 0। इसको हल करो तो लैम्डा का मान आ जाएगा 3, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप अच्छे से करके देख लेना कि कांस्टेंट का मान किस तरीके से ज्ञात किया जाता है जब 2 सदिश परस्पर क्या हो, लंबवत हो। एग्जाम्पल वगैरह भी आपको इसके ऊपर मिल जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सोल्व कर लेते हैं। इसका छठा क्वेश्चन है प्रक्षेप से संबंधित, कि हमें एक सदिश का किसी दूसरे सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो छठा क्वेश्चन कि इस सदिश का, ये वाला जो सदिश है, ठीक है, इस सदिश का इस सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। प्रक्षेप का मतलब बोले हुए मैंने परछाई, कि इस सदिश का कितना हिस्सा इस सदिश पर पड़ेगा परछाई के रूप में। तो देखिए एक और वैसे रफ डायग्राम बना लेते हैं। इसका वैसे जरूरत है नहीं डायग्राम की, ध्यान देना, डायग्राम की जरूरत वैसे है नहीं। में हमारे पास डायरेक्ट सूत्र है तो सूत्र से कर सकते हैं हम, कि हमारे पास मान लीजिए कि कोई 2 सदिश हैं, ए बी सदिश और एक ए सी सदिश, ऐसे हमने बना दिया। तो ये जो पहला सदिश है जिसका प्रक्षेप ज्ञात करना है, जैसे इस सदिश का प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस सदिश का इस सदिश के ऊपर प्रक्षेप निकालना है। तो ये वाला सदिश जो है ना, जो पहले लिखा हुआ है जिसके साथ का लगा हुआ है, ये वाला सदिश जैसे यहाँ आ गया 4i कैप माइनस 2j कैप प्लस में k कैप, और किसके ऊपर प्रक्षेप ज्ञात करना है, इस सदिश के ऊपर। तो ये सदिश नीचे आ जाएगा, जिसके साथ पर लगा हुआ है वो सदिश नीचे आ जाएगा। 3i कैप प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप, कि इसका कितना, इसका परछाई का हिस्सा इसके ऊपर ज्ञात करना है, ठीक है। ये वाला जो मान है, ये दूरी ज्ञात करनी है एक तरीके से। ये लंब, ये जो दूरी है ना, ये वाली इतनी इतनी, यहाँ से लंब खींच दिया तो ये वाली दूरी कितनी आएगी, तो इसके लिए सूत्र बताया हुआ ही है। अपने क्या करेंगे सबसे पहले तो ना, कि जैसे इस सदिश को, ये जो ऊपर वाला सदिश है, इस सदिश को अपने मान लेते हैं ए सदिश, ठीक है। इसको मैंने ए सदिश के बराबर मान लिया और इसको मैंने मान लिया बी सदिश के बराबर। तो यहाँ लिखेंगे कि हमें ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है, ठीक है। ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप ज्ञात करना है। तो देखिए इसका तरीका क्या था तो प्रक्षेप बराबर आएगा इसका, ठीक है, जो भी ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप लिख लेते हैं कि ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप। तो प्रक्षेप का मैंने सूत्र बताया कि पहले दोनों का अदिश गुणनफल कर लेंगे, पहले दोनों सदिशों का अदिश गुणनफल कर लेंगे, और जिस सदिश पर प्रक्षेप निकालना है, ठीक है, कि ए सी, ये जो ए सी सदिश, ये जो नीचे वाला सदिश बनाया कि हमें बी सदिश पर प्रक्षेप निकालना है, तो उस सदिश का परिमाण बटा में लिखना होता है। जिस सदिश के ऊपर प्रक्षेप निकाला जाता है उस सदिश का परिमाण लिखना होता है बटा में, कि हमें इस सदिश के ऊपर प्रक्षेप निकालना है, ठीक है, जिसके साथ पर लगा होगा, जिसके साथ ये पर शब्द आ जाएगा, उस सदिश का परिमाण बटा में आएगा। तो बी सदिश के साथ पर लगा तो बी सदिश का परिमाण बटा में आ जाएगा। तो पहले ए डॉट बी सदिश लिखे, ए डॉट बी, तो सबसे पहले ए डॉट बी का मान ज्ञात कर लेते हैं। मतलब आई का गुना आई के साथ, तो 4 का गुना 3 के साथ, फिर माइनस 2 का गुना 6 के साथ, फिर 1 का गुना माइनस 2 के साथ। तो इसको हल करोगे तो ए सदिश डॉट बी सदिश, तो ये तो 12 से 12 कैंसिल हो गया, माइनस का 2, और फिर बी सदिश का परिमाण, बी सदिश का परिमाण निकालने के लिए रूट 3 का स्क्वायर किया 9, 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और इस 2 का स्क्वायर करें माइनस 2 का तो 4, तो ये 40 और ये 49 हो जाएगा। 49 का वर्गमूल निकालोगे 7 आ जाएगा। तो बी सदिश का परिमाण ये बराबर आ गया 7। और अब ये जो दोनों मान आए, ये दोनों मान यहाँ पर लिख दो। तो ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, ए सदिश का बी सदिश पर प्रक्षेप, तो ये प्रक्षेप आ जाएगा -2/7।
लेकिन हम जानते हैं कि प्रक्षेप एक लंबाई होती है जो सदैव धनात्मक होती है। तो -2/7 की बजाय हम लिखेंगे लास्ट में +2/7 लिख देंगे, माइनस चिन्ह को छोड़ने पर, क्योंकि प्रक्षेप एक लंबाई है जो कि सदैव धनात्मक होगी। अगर अपने इसको लंबाई के रूप में बात करें तो इसका मान जो है हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, माइनस में नहीं लिखेंगे इसको, ठीक है। तो माइनस के चिन्ह को हम लास्ट में छोड़ सकते हैं। रीज़न कि प्रक्षेप एक लंबाई है वो लिख देंगे हम कि प्रक्षेप एक लंबाई होती है और लंबाई सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। तो ये छठा क्वेश्चन प्रक्षेप वाला हो गया। अब बात कर लेते हैं 7वें क्वेश्चन की। 7वें क्वेश्चन के अंदर ए सदिश और बी सदिश, दो सदिश दे रखे हैं, दो सदिश दे रखे हैं, और सी सदिश एक तीसरा कोई सदिश अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। दो सदिश अपने को दे रखे हैं, तीसरा कोई सदिश ज्ञात करना है। नियम क्या है कि ये जो तीनों सदिश हैं वो समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। ए सदिश, बी सदिश और ये जो सी सदिश है, ये तीनों ही समकोण त्रिभुज की भुजाएं, समकोण त्रिभुज की भुजाएं। अब समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पर एक तो 90 डिग्री का कोण, उसका कहीं ना कहीं यूज़ होगा, और एक पाइथागोरस थ्योरम। तो इन दोनों बातों का हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो ए सदिश बराबर 2i माइनस 16j प्लस 5k, और बी सदिश बराबर 3i प्लस j प्लस 2k, और सी सदिश ज्ञात करना है। दिया है कि ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश ये तीनों एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं हैं, एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं, ठीक है। कि ए सदिश, बी सदिश और सी सदिश, ए सदिश और बी सदिश का मान तो दे रखा है, लेकिन सी सदिश का मान अपने को ज्ञात करना है। कंडीशन ये दे दी कि तीनों जो है वो एक समकोण त्रिभुज की सदिश भुजाएं। अब इस क्वेश्चन को सोल्व कैसे करेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देना, इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा अपने को दिमाग भी लगाना पड़ेगा। ये कि अगर अपने ए और बी को ध्यान से देखें, ए सदिश और बी सदिश को अगर अपने ध्यान से देखें तो देखिए क्या होगा। देखिए, हमें क्या करना है, जैसे तीसरा सदिश याद करना है। अब ये तीनों समकोण त्रिभुज की भुजाएं हैं। अगर अपने समकोण त्रिभुज की बात करें, ये हमने एक समकोण त्रिभुज बना दिया, तो हमारे पास क्या होगा कि कहीं ना कहीं ए सदिश, इन तीनों में से कोई एक ए सदिश है, कोई एक बी सदिश है, कोई एक सी सदिश है। लेकिन अभी अपने को पता नहीं है कि ए सदिश इनमें से कौन सा है, बी सदिश कौन सा है और सी सदिश कौन सा है। इतना जरूर पता है कि यहाँ कहीं ए बी सी आएगा, लेकिन ये नहीं पता कि कहाँ पर आएगा, एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में नहीं पता। तो एक बार अपने चेक कर लेते हैं, ठीक है, चेक कर लेते हैं कि होगा क्या यहाँ पर। कि अगर मैं ए सदिश डॉट बी सदिश का मान ज्ञात करूँ, ठीक है, ए सदिश डॉट बी सदिश को अपने सोल्व करें तो क्या आएगा, 2 का गुना 3 के साथ 6। अगर आप डायरेक्ट लिखना तो लिख सकते हो ऐसे, 2 गुना में 3 इस तरीके से दिखा सकते हो। माइनस 16 का गुना 1 के साथ और 5 का गुना 2 के साथ। तो 2 तिया 6, 16 कम 16, 5 दूनी 10, तो ये माइनस का 10 और इधर ये प्लस का 10, तो ये बराबर आ गया 0। यहाँ से एक चीज़ हमें पता लग गई कि ए सदिश लंबवत होगा बी सदिश के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहाँ से अपने को मिल गया, ठीक है, कि ऐसा हो गया। चलो बढ़िया बात है ये कि ए सदिश और बी सदिश जो है वो दोनों क्या हो गए, लंबवत हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी सदिश अब यहाँ आएगा, यहाँ पर ए नहीं आ सकता, यहाँ पर बी नहीं आ सकता। ए और बी की ये पोजीशन फिक्स हो गई। हाँ, ये ठीक है कि ए यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन इतना जरूर कन्फर्म हो गया कि आएगा इसी तरफ। यहाँ पर सिर्फ सी सदिश आएगा, मतलब इस तरफ तो सी सदिश आएगा। अभी दिशा वगैरह की भी बात नहीं कर रहे, सिर्फ इतना पता लग गया कि सी सदिश यहाँ है और एक तरफ ए सदिश रहेगा और एक तरफ बी सदिश रहेगा। हाँ, इधर बी कर दो, इधर ए कर दो, वो भी सही है, लेकिन होगा इसी तरीके से। अब देखो आगे इसको करना कैसे है। ये तो लंबवत वाला हो गया, 90 डिग्री का कोण पता लग गया समकोण त्रिभुज में कहाँ पर है। लेकिन अपने को तो सी सदिश का मान चाहिए। हमें किसका मान चाहिए, सी सदिश का मान चाहिए। तो अब अपने यहाँ पर क्या करेंगे, अब अपने को यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम कि यहाँ पर अगर अपने पाइथागोरस थ्योरम लगा दे, क्या होगी वो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर,
पाइथागोरस प्रमेय लगाने पर नाम दे देते हैं, चलो इसको ए बी सी, कि ए बी का स्क्वायर, बी सी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर। ठीक है, या यूं कहें कि लंब, ये जैसे लंब हो गया तो लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, यही बात है उस में। तो उसको यहाँ पर अब लिखना है अपने को कि ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, परिमाण मतलब लंबाई। अब इस सदिश का परिमाण निकाल लेंगे तो इसकी लंबाई पता लग जाएगी हमें। ठीक है, ये भी चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है। ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, फिर बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और ये बराबर आएगा सी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। कन्फर्म है? ठीक है, कि लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर आ गया कर्ण स्क्वायर, परिमाण के रूप में हमने लिख लिया इसको। अब देखिए ए डॉट बी 0 है, ए डॉट बी का मान कितना है 0। अगर ए डॉट बी का मान 0 है तो देखिए क्या होगा अभी। तो अभी इसका यूज यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, ठीक है, वो चीज़ अपने को समझनी है। तो उसके लिए यहाँ पर अब अपनी तरफ से इसको कोई भी एक नाम दे दो, जैसे मान लो हमने एक समीकरण नाम दे दिया इसको, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ एक लेकर चलते हैं। नाउ ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर, ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर। तो ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर, ये मैं अपनी तरफ से को लेकर चला हूँ, मैंने ए प्लस बी के परिमाण का वर्ग ले लिया। तो a प्लस बी के परिमाण का वर्ग। अब मैं इसको किस तरीके से लिखूंगा, तो इसके लिए आपको एक नियम बता रखा है कि अगर अपने a डॉट ए का मान ज्ञात करें, तो मैंने आपको बोला भी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको लिखवा रखा है कि a डॉट बी a डॉट ए का मान अगर अपने ज्ञात करते हैं तो ये बनता है कि a सदिश के परिमाण का स्क्वायर। जब हमने आई डॉट आई का मान ज्ञात किया था या जे डॉट जे का मान ज्ञात किया था, तो वहीं पर हमने उस मान को ज्ञात करने से पहले ये चीज़ बताई थी, अगर दो सदिश एक ही दिशा में और एक जैसे हैं, मतलब ए डॉट ए अगर करना हो तो वो ए के परिमाण के स्क्वायर के बराबर आता है। तो ये अगर पूरा ए मान लें, एक तरीके से इसको अगर अपने ए मान लें तो ये ए के परिमाण का स्क्वायर है, मतलब ये चीज़ है। तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ ए डॉट ए इस तरीके से 2 बार, मतलब ए ये पहली बार, फिर डॉट लगाकर लिख दिया दूसरी बार। अब इसको सोल्व करना है, तो इस ए का गुणा इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट के रूप में, तो ए डॉट ए फिर प्लस ए डॉट बी, फिर प्लस का निशान। अब इस बी का गुणा इन दोनों के साथ, तो बी डॉट ए फिर प्लस में आ जाएगा बी डॉट बी, तो ये बन जाएगा ए के परिमाण का स्क्वायर। अच्छा ए डॉट बी का मान यहाँ पे 0 है तो 0। अच्छा बी डॉट ए भी तो 0 ही होगा, क्योंकि अगर ए और बी लंबवत है तो बी और ए भी तो लंबवत ही हुए, तो ए डॉट बी अगर 0 है तो बी डॉट ए भी क्या बनेगा 0 बनेगा। और लास्ट वो बी डॉट बी, ये बी के परिमाण का स्क्वायर, तो ये बन गया ए के परिमाण का स्क्वायर प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर। और इधर से ये इसके बराबर चल ही रहा है कि ए प्लस बी के परिमाण का स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए ए के परिमाण का वर्ग और बी के परिमाण का वर्ग ये किसके बराबर है, सी के परिमाण के वर्ग के बराबर है। तो समीकरण 1 से यहाँ पर मान लिख देंगे अपने। तो समीकरण 1 से मान रखने पर तो ए प्लस बी के परिमाण का वर्ग ये बराबर आ जाएगा सी के परिमाण के वर्ग के बराबर। मतलब हमें ये पता लग गया कि जो कर्ण है, ठीक है, अगर अपने बात करें समकोण त्रिभुज की, अगर अपने वापिस समकोण त्रिभुज बना लें यहाँ पर, मतलब यहाँ से एक चीज़ अपनी क्लियर हो गई कि ये जो सी है, ठीक है, ये सी जो कि कर्ण जिसको अपने बोल रहे हैं, वो एक्चुअल के अंदर इन दोनों सदिशों के जोड़ का जो परिमाण बनेगा फिर उसके वर्ग के बराबर हो जाएगा। कि सी सदिश जो है, सी सदिश जो कि एक्चुअल में कर्ण का जो स्थिति, कर्ण के लिए जो सदिश है, ठीक है, कर्ण जो भुजा है उसका एक सदिश रूप है, तो उसके परिमाण का जो वर्ग है वो ए और बी का जो जोड़ है, ठीक है, इसके परिमाण के वर्ग के बराबर आ रहा है। ठीक है, हमने इस तरफ बनाया ए और इस तरफ बनाया बी, ठीक है, एक सदिश ए है और एक सदिश बी है। अगर अपने a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी अब किस तरीके से अपने परिभाषित कर सकते हैं, तो a प्लस बी को परिभाषित करने का जो तरीका है कि अब a प्लस बी, तो त्रिभुज का नियम ही तो था, हमने त्रिभुज के नियम के अंदर देखा था कि दो सदिशों का जो जोड़ है वो अगर दोनों एक ही दिशा में है तो तीसरी भुजा के बराबर हो जाते थे। तो यहाँ पर वो तीसरी भुजा के परिमाण के रूप में वो कर्ण की तरफ जा रहा है। ये मान एक्चुअल में कर्ण का जो परिमाण है, ठीक है, कर्ण जो सदिश है हमारा, उसका जो स्क्वायर है, उसके परिमाण का जो वर्ग है उसके बराबर है ये। अब इसको यहाँ पर बराबर कैसे दिखाएंगे, तो देखिए
मैं इसको सदिश का रूप दे रहा हूँ यहाँ पर, सदिश का रूप, कि त्रिभुज तो चलो ये हमने बना ही रखा है, अब इसको सदिश का रूप किस तरीके से देंगे, तो ए और बी का जोड़ करना अपने को, तो ए और बी को एक ही दिशा में दिखाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं अपने पास ये तो है इस तरीके से बी की दिशा इस तरफ, और ये हमने मान ली ए की दिशा, मतलब इसको प्रारंभिक बिंदु मान लिया, इसको मैंने ए नाम दे दिया। तो ए से पहले गए बी की तरफ, ए से गए बी की तरफ, फिर बी से गए सी की तरफ, तो ये दोनों एक ही दिशा में हो गए। तो ये तीसरा जो सी, ठीक है, तीसरा जो है वो विपरीत क्रम में जोड़ को व्यक्त करेगा, तो इसको दिशा ऐसे देनी पड़ेगी, इसको दिशा इस तरीके से दे देंगे, क्योंकि ये इस तरफ ए है और इस तरफ बी है, ये दोनों एक ही दिशा में है, तो त्रिभुज अपने को बनाना ही है, क्योंकि अपने ए और बी का जोड़ दिखा रहे हैं यहाँ पर। तो वो जो त्रिभुज बनेगा यही बनेगा, वो रेखा जो तीसरी जो भुजा बनेगी ना, उसको बनाने का तरीका यही हो सकता है, और कहीं नहीं बन सकती वो, और वो कहीं नहीं बन पाएगी। तो तीसरी भुजा जो है वो यहीं बनेगी, और जो बराबर हो जाएगी किसके, ए प्लस बी के। कुल मिला के बात ये है कि ए और बी का जो जोड़ है वो आपको सी के बराबर दिखाना है। यहाँ से अपने ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी का परिमाण बराबर आ गया सी के परिमाण के, और एक ही स्थिति संभव है, ऐसा तभी होगा, ठीक है, यहाँ की कंडीशन के अकॉर्डिंग ऐसा तभी होगा जब सी सदिश बराबर किसके हो जाए, ए प्लस बी के बराबर आ जाए। तो मतलब आपको ए और बी का जोड़ करना है, सिर्फ आपको ए और बी का जोड़ करना है, उससे आपके पास किसका मान आ जाएगा, सी का मान आ जाएगा। ठीक है, कि हमने ए को इस तरफ दिशा दी, बी को इस तरफ की दिशा दे दी, दोनों को एक ही दिशा में इसलिए मैं लेकर आया हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर ए और बी का जोड़ लेके चला हूँ, मुझे ए और बी का जोड़ दिखाना है। तो ए और बी का जोड़ ज्यामितीय रूप में दिखाने का एक ही तरीका हो सकता है जब मैं उसको कर्ण वाली भुजा के साथ व्यक्त करूं। मतलब इस भुजा को अगर मैं ए प्लस बी मान लूँ जो कि सी के बराबर है, तभी ऐसा संभव हो पाएगा और ये कंडीशन सारी बन सकती हैं। तो आपको करना क्या है, आपको सी जो है सी सदिश वो ज्ञात अगर करना है तो ए सदिश और बी सदिश का जोड़ करना पड़ेगा। यहाँ से हम कह सकते हैं कि सी सदिश का मान अगर ज्ञात करना है तो ए और बी का जोड़ हमें करना पड़ेगा। तो अपने यहाँ पर लिखेंगे अभी कि सी सदिश, मतलब उसके बाद ये लिखना है कि यह तभी संभव होगा जब सी सदिश ए प्लस बी के बराबर आ जाए इस त्रिभुज वाली कंडीशन के लिए। कि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, जैसे मान लीजिए कि कोई भी दो सदिश ले लिए हमने, कि जैसे ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण बराबर है, मान लो एक बार। तो अगर मैं कहूँ कि ए सदिश बी सदिश के बराबर हो जाएगा तो ये वैसे गलत है, ये हमेशा ऐसे बराबर होता नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे मान भी हैं, ऐसे दो अलग अलग सदिश भी हो सकते हैं जिनका परिमाण बराबर होगा लेकिन वो सदिश आपस में बराबर नहीं होंगे। इस कंडीशन में मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर ए और बी का जो इस तरफ का जो जोड़ है ना, जो ए और बी का जो जोड़ है उसके लिए हमें ज्यामितीय अर्थ के रूप में, ज्यामितीय रूप में अपने को दिखाना था। ए और बी को, ए और बी का जो जोड़ है उसे ज्यामितीय रूप में प्रदर्शित करना था। तो उसको प्रदर्शित करने का तरीका एक ही हो सकता है कि अगर मैं इसको ए मानता हूँ और इसको बी मानता हूँ तो ए और बी का जोड़ यही बनेगा, क्योंकि ये रेखाखंड तो इतना ही रहेगा। इस रेखाखंड के अंदर अपने ऐसा नहीं है कि इसकी लंबाई को मैं कम ज़्यादा कर दूँ, कि ये रेखाखंड तो यहाँ ऐसा का ऐसा ही बनेगा, इतना ही, कि इसकी जो भी लंबाई है उतनी ही लंबाई का रेखाखंड अपने बना सकते हैं। ठीक है, ये ए सदिश। फिर बी सदिश की लंबाई में कोई ज़्यादा चेंजिंग होएगी नहीं, बिल्कुल भी चेंजिंग नहीं होगी, तो ये बी सदिश। अब मुझे ए प्लस बी को ज्यामितीय रूप में दिखाना, मैं कहाँ दिखाऊंगा, तो मेरे पास ए की तरीका है यहाँ पर, और ये कर्ण है तो वो कर्ण फिर इसी कर्ण के बराबर होना चाहिए ना, इसलिए यहाँ कह सकते हैं कि सी सदिश बराबर हो जाएगा ए प्लस बी के बराबर। लेकिन ऐसा हर बार होगा नहीं, ठीक है, कि अगर ए सदिश का परिमाण बी सदिश के परिमाण के बराबर और मैं यहाँ से कह दूँ कि दोनों आपस में बराबर हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो दोनों के सिर्फ परिमाण बराबर हुए हैं, यहाँ पर दोनों के क्या बराबर हुए हैं, सिर्फ परिमाण बराबर हुए हैं। तो मैं ये नहीं कह सकता कि ए प्लस बी सी के बराबर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल के अंदर क्या था कि एक त्रिभुज की कंडीशन साथ में चल रही थी। हाँ, उस कंडीशन के लिए मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि ए प्लस बी बराबर किसके होगा, सी के बराबर होगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा, इस चीज़ को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। ठीक है, यह सदैव सत्य नहीं है, यह सदैव सत्य नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना, क्योंकि जैसे आई और जे की बात कर लें कि आई और जे ये दोनों अलग अलग हैं, ये दोनों अलग अलग हैं, लेकिन इनका परिमाण बराबर है। तो ये ध्यान रखना कि अगर परिमाण बराबर हो तो सदिशों का बराबर होना कोई ज़रूरी नहीं है। अगर परिमाण, दो सदिशों का परिमाण अगर बराबर है, जैसे इन दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन खुद बराबर नहीं है, तो ऐसा हर बार बराबर हो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इस कंडीशन में बराबर क्यों ले रहे हैं, इस कंडीशन में बराबर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि साथ में समकोण त्रिभुज की भुजाओं का जोड़ आ गया। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन होती है, क्योंकि अपने को जोड़ को भी दिखाना है, ए और बी के जोड़ को भी ज्यामितीय रूप में दिखाना है और साथ में सी को भी दिखाना है, तो दोनों को संपाती करना पड़ेगा, मतलब दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो अभी देखिए इसका आंसर क्या आएगा।
तो ये बराबर आया सी सदिश बराबर ए सदिश प्लस बी सदिश। तो सी सदिश बराबर ए सदिश और बी सदिश दोनों का जोड़ करना है, तो जोड़ से मना कर दो कि 2i में 3i जोड़ देंगे तो 5i, 16 और ये माइनस का 16 और ये 1 तो माइनस का 15j, 5 और 2 7 के, ये लीजिए। तो ये सी सदिश का मान आ जाएगा। ठीक है, करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए आठवां क्वेश्चन में परिमाण बराबर दे रखा है, दो सदिशों का परिमाण बराबर दे रखा है और सिद्ध करना है कि ए सदिश बी सदिश के लंबवत है। क्वेश्चन नंबर 8 कि ए प्लस बी, ए सदिश और बी सदिश का जो परिमाण है, ठीक है, दोनों के जोड़ का परिमाण वो बराबर है, दोनों का जो माइनस करेंगे घटाव करेंगे उसके परिमाण के बराबर है। ये हमें दिया है और सिद्ध करना है कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। तो अगर दोनों सदिशों का परिमाण बराबर है, परिमाण बराबर है मतलब दोनों की लंबाइयां बराबर हैं, तो दो सदिशों की लंबाइयां बराबर है तो उनकी लंबाइयों का वर्ग भी बराबर होगा, दोनों की लंबाइयों का वर्ग भी बराबर होती है। लिखेंगे वर्ग करने पर तो a प्लस बी, ए सदिश प्लस बी सदिश का परिमाण और इसका वर्ग, इधर आ जाएगा ए सदिश माइनस बी सदिश, इसका परिमाण और इसका वर्ग। अगर दोनों सदिशों की लंबाइयां बराबर है तो दोनों की लंबाइयों का वर्ग भी बराबर होगा। अब अभी मैंने आपको बोला कि ए सदिश फिर से ए सदिश इस तरीके से ए डॉट ए, तो इसको अपने लिख सकते हैं कि ए सदिश के परिमाण का वर्ग। तो यहाँ पर परिमाण का वर्ग है तो परिमाण के वर्ग को डॉट के रूप में लिखा जाता है, परिमाण के वर्ग को डॉट के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे ए सदिश प्लस बी सदिश, फिर डॉट लगा के ए सदिश प्लस बी सदिश और बराबर में ए सदिश माइनस बी सदिश डॉट ए सदिश माइनस बी सदिश। और अब इनका आपस में करना है गुणा। तो गुणा करने का तरीका वही कि पहले इस a को इन दोनों के साथ लिखना है, फिर इस b को इन दोनों के साथ, इधर भी इस a को इन दोनों के साथ और इस b को इन दोनों के साथ अपने को लिखना है। तो देखिए a को पहले इन दोनों के साथ लिखूंगा मैं, तो a डॉट ए सदिश डॉट ए सदिश, फिर a को लिखूंगा इस b के साथ तो a सदिश डॉट b सदिश, फिर प्लस ये वाला, फिर इस b को लिखूंगा इस a के साथ तो b सदिश डॉट a सदिश, फिर प्लस b सदिश डॉट b सदिश। इसी प्रकार से बराबर में आ जाएगा कि a सदिश को इन दोनों के साथ लिखना है तो a सदिश डॉट a सदिश, फिर माइनस a सदिश डॉट b सदिश। ठीक है, ये माइनस आ गया यहाँ पर। फिर इस माइनस के b को इन दोनों के साथ लिखना है तो माइनस का b सदिश डॉट a सदिश माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस b डॉट b सदिश डॉट b सदिश। तो अभी देखिए क्या होगा, a डॉट a और a डॉट a बराबर में कैंसिल हो जाएंगे, b डॉट b भी कैंसिल हो जाएंगे। a डॉट b को लिखा यहाँ प्लस, इन दोनों को इंटरचेंज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इससे अदिश गुणा है। इस माइनस को उठा के इधर ले आओ तो प्लस का a डॉट b और इसको भी उठा के इधर ले आना और इंटरचेंज साथ में कर ही लेना। तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा a डॉट b, बराबर के निशान से जब इधर आएगा बराबर में कुछ नहीं बचा तो जीरो। a डॉट b a डॉट b a डॉट b और a डॉट b, 4 a डॉट b 4 बार आ गई तो 4 a डॉट b बराबर जीरो। दोनों तरफ 4 का भाग दे ही सकते हैं तो a डॉट b बराबर आ जाएगा जीरो। और हम जानते हैं कि अगर a डॉट b जीरो के बराबर है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल अगर जीरो है तो इसका मतलब दोनों सदिश परस्पर लंबवत हैं। दैट एम्प्लाइज कि a सदिश लंबवत है b सदिश के। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9, 9वां क्वेश्चन किस तरीके से सोल्व करना है। आपको 4 बिंदु दे रखे हैं त्रिविम तल में a b c और d। ठीक है, हमें a b c और d 4 बिंदु दे रखे हैं और हमें ये सिद्ध करना है कि a b लंबवत है c d के। ठीक है, a b रेखाखंड c d रेखाखंड के लंबवत है। तो दो रेखाखंड लंबवत कब होंगे, जब दोनों से बनने वाले सदिश लंबवत हों। दोनों से बनने वाले सदिश लंबवत कब होंगे, जब दोनों का अदिश गुणनफल क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो सबसे पहले तो हमें ए बी, जो यहाँ पर जो भी ए बी रेखाखंड है उसे सदिश रूप में लिखना पड़ेगा। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, ए बी रेखाखंड को सदिश रूप में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पर किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ लिखेंगे ए बी, ये दिश रेखाखंड। ठीक है, ए बी दिश रेखाखंड लिखना है सबसे पहले अपने को। तो कैसे लिखेंगे कि b का स्थिति सदिश,
बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। इसी तरीके से लिखा जाता है दो बिंदुओं से बनने वाला जो रेखाखंड है जो भी सदिश रूप में होगा। तो ए बी सदिश अगर लिखना है तो बी में से ए को माइनस करना पड़ेगा। तो देखिए ए बी सदिश, तो बी का स्थिति सदिश, तो बी बिंदु का स्थिति सदिश देखिए क्या बनेगा, तो ये बनेगा 4i कैप प्लस 5j कैप माइनस k कैप, फिर माइनस का निशान। ये बी बिंदु का स्थिति सदिश है। अब ए बिंदु का स्थिति सदिश क्या बनेगा, 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप, दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, दोनों को माइनस करना है। तो ए बी सदिश बराबर, तो i में से i घटाना है, j में से j और k में से k घटाना है। तो 4 में से ये 3 माइनस कर देंगे तो i रह जाएगा, सिर्फ 1 रह जाएगा मतलब। और फिर 5j में से इस 2j को घटाएंगे तो प्लस का 3j रह जाएगा। और माइनस k में से 4k को घटाना है तो माइनस का 5k। ये तो ए बी सदिश आ गया। इसी प्रकार से अपने को लिखना है सी डी सदिश। इसी प्रकार सी डी सदिश, तो डी में से सी को माइनस करना है, तो डी सी मैंने लिखे रखे हैं तो डायरेक्ट माइनस कर दीजिए। 2 में से 6 को घटा दो तो माइनस का 4i कैप, फिर 1 में से 3 घटा दो तो माइनस का 2j कैप, और 0 में से ये 2 घटा दो तो माइनस का 2k कैप। इसको नाम दे दो आप ए सदिश और इसको नाम दे दो आप बी सदिश। तो ए डॉट बी ज्ञात करके देख लो, ये 0 आ गया तो इसका मतलब ये दोनों सदिश लंबवत हैं। दोनों सदिश लंबवत है तो दोनों रेखाखंड भी क्या हो जाएंगे, लंबवत हो जाएंगे। तो ए डॉट बी मतलब ये ए सदिश और ये बी सदिश है ना, तो यहीं इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो आई के गुणांक का आई के साथ गुणा कर देंगे, तो 1 का गुणा -4 से 1 गुणा -4, फिर प्लस 3 का गुणा 2 के साथ -k, और फिर k का गुणा k वाले के साथ -5 का गुणा -2 के साथ। तो ये तो बना -4, ये बना -6 और ये बना +10। तो -10 और +10 बराबर आ गया 0। मतलब ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर 0। दैट एम्प्लाइज ए सदिश लंबवत हो गया किसके, बी सदिश के। मतलब ए बी सदिश लंबवत हो गया सी डी सदिश के। मतलब ए बी रेखाखंड लंबवत हो जाएगा किसके, सी डी के। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व करना था। बात करते हैं हम इसके 10वें क्वेश्चन की। देखिए 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको ए सदिश के बराबर, ए सदिश का मान वगैरह कुछ भी नहीं दे रखा, बस अपने को ये बताना है कि जो ए सदिश है वो इस तरीके के एक व्यंजक के बराबर होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। देखो ए सदिश का यहाँ पे मान दे नहीं रखा, अपने क्या करेंगे, ए सदिश का मान हम अपनी मर्जी से लेकर चलेंगे। ठीक है, अपनी तरफ से ए सदिश कुछ भी मान लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे मानना। ठीक है, 10वां क्वेश्चन। तो मानना ए सदिश, तो ए सदिश मान लो A1 i कैप प्लस A2 j कैप प्लस A3 k कैप। हमने अपनी मर्जी से मान लिया ये ए सदिश। ठीक है, मतलब इसका मान मैंने मान लिया ये मतलब एक तरीके से ये LHS है। ठीक है, LHS को मैंने अपनी तरफ से मान लिया बराबर कि ये जो LHS है ये किसके बराबर है, ये किसी सदिश के, किसी ना किसी सदिश के बराबर तो होगी कि ये एक सदिश है ए, तो ये घटकों के रूप में किसी ना किसी के तो बराबर हो गए। बस अपने को उसके मान नहीं पता, जो i वाला घटक है या जो j वाला घटक है या जो k वाला घटक है, उसके गुणांक अपने को पता नहीं है, वो मैंने अपनी मर्जी से मान लिया A1 A2 और A3। अब इसी के अनुसार अपने को राइट हैंड साइड को सोल्व करना है। तो देखिए RHS को अपने सोल्व कैसे करेंगे, RHS, तो RHS पहले अपने लिख लेते हैं। हालांकि यहाँ पर 3 पद हैं तो ये काफ़ी थोड़ा बड़ा हो जाएगा यहाँ पे अगर इसको बार बार लिखेंगे अपने। मैं सिर्फ एक पद को सोल्व कर रहा हूँ। ठीक है, इस फर्स्ट पार्ट को अपने सोल्व करेंगे। RHS का मैं फर्स्ट पार्ट ले रहा हूँ, ध्यान देना कि ए सदिश डॉट आई कैप और फिर बाहर इसके क्या है आई कैप। सिर्फ इतने को सोल्व कर रहे हैं, इसी को देख के बाकी कर लेंगे सोल्व। तो पहले इस ए का अपने मान लिख लेते हैं। तो ब्रैकेट लगाया, ए सदिश का मान है A1 आई कैप A2 j कैप A3 k कैप। ब्रैकेट को अगर बंद कर दो, डॉट में क्या है आई, तो ये लो डॉट में आई कैप। मतलब अब ये वाला जो ब्रैकेट है ना इसको मंझले ब्रैकेट में चेंज कर लो और बाहर वाला जो आई है उसको यहाँ लिख दो इस तरीके से। ठीक है, अब आगे देखिए, डॉट आई को इन तीनों के साथ जब लिखोगे तो डॉट आई को जब के साथ लिखोगे तो वो तो 0 हो जाएगा। डॉट आई को जे के साथ लिखेंगे वो भी 0 हो जाएगा। तो डॉट आई को डॉट आई के साथ लिखेंगे तो वो 1 बन जाएगा।
मतलब A1 सिर्फ A1 अंदर वाला जो गुणनफल आएगा ना वो सिर्फ A1 के बराबर आएगा, क्योंकि ये भी 0 बन जाएगा, ये भी 0 बन जाएगा, यहाँ आई डॉट आई है वो 1 बनेगा, लेकिन गुणा में A1 है तो A1 सिर्फ A1, ठीक है। यहाँ इसको सोल्व करने पे कितना आ गया, A1 आ गया, और ये वाला जो आई है ना वो यहाँ इसके साथ लग जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ लिखेंगे इसी प्रकार A डॉट जे कैप और बाहर इसके साथ जे कैप, मतलब यहाँ जे करना है और यहाँ भी जे करना है, यहाँ जे करना है, यहाँ भी जे करना है, तो जे डॉट के 0, जे डॉट आई, यहाँ पे जे है, यहाँ पे जे है, और यहाँ आई है वो भी 0 बन जाए, सिर्फ ये बचेगा इस बार, क्योंकि यहाँ पे जे कर दिया तो यहाँ इस के साथ इसका गुणा 0 हो जाएगा, इस जे का जे के साथ गुणा जो करेंगे वो 1 बन जाएगा इस बार, तो यहाँ सिर्फ A2 आ जाएगा और बाहर भी जे रहेगा इस बार, ठीक है। ध्यान देना, हम जे के लिए कर रहे हैं हमने, मतलब जो काम अपने आई के लिए किया वही काम अगर मैं जे के लिए करूँगा तो A2J बचेगा। और इसी तरीके से लास्ट तीसरा कि A सदिश डॉट के कैप और बाहर भी है के कैप, तो ये बराबर आएगा A3 के कैप के। तो अब ये जो तीनों मान आए, ठीक है, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद, ये RHS में रख दो, ठीक है। इसको अगर यहाँ से हटा दो, ये अपनी तरफ से अपने लेके चले। अब यहाँ लिखेंगे RHS में मान रखने पर, RHS में मान रखने पर तो बराबर RHS के बराबर, तो इसका जो मान आया, इसका मान ये रहा A1I कैप। फिर दूसरे पद का जो मान है, दूसरे पद का मान A2J आ गया, A2J, और तीसरे पद का मान A3K आ जाएगा, तीसरे पद का मान ये रहा A3K, और ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, A कैप के बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था, ये LHS बन जाएगी, LHS। तो वैसे तो कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट इतना नहीं था, बस ये ध्यान रखना कि आपको A का मान अपनी तरफ से पहले लेके चलना है, A1I प्लस A2J प्लस A3K, और फिर ये तीनों पदों को बारी बारी से सोल्व करना है। पहले पद को सोल्व करोगे तो ये बनेगा, दूसरे पद को सोल्व करो तो ये बनेगा, और तीसरे पद को सोल्व करो तो ये बनेगा। तो इन तीनों का मान जब यहाँ, यहाँ और यहाँ लिख देंगे, ठीक है, तो ये बना, और ये खुद किसके बराबर है, ये A सदिश के बराबर है, और A सदिश क्या चीज़ है, राइट, LHS है, ठीक है, LHS है। अब आप इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन। सदिश विधि से सिद्ध करो कि समांतर चतुर्भुज के, ठीक है, समांतर चतुर्भुज एक तो बनाना पड़ेगा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण, फिर उनका स्क्वायर और फिर उसका जोड़। एक समांतर चतुर्भुज, फिर उसके विकर्ण, उनकी स्क्वायर और उसका जोड़, वो जो जोड़ है वो जोड़ बराबर होगा किसके, भुजाओं का वर्ग और फिर उसका जोड़। पहले तो बना लेते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, मान लिया हमने कोई समांतर चतुर्भुज है, इसको अपने कोई नाम दे देते हैं ABCD, ABCD, ठीक है। सदिश विधि से, सदिश का यूज करना है, सदिश विधि का उपयोग करते हुए सिद्ध करना है। इस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है, सदिश, यहाँ पर सदिशों के नियमों का यूज करना है। तो सदिश विधि से सिद्ध करना है समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग। तो पहले तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बना लें अपने। तो ये पहला विकर्ण और ये दूसरा विकर्ण, ठीक है। यहाँ लिखेंगे सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, विकर्ण, ठीक है ना, विकर्ण AC का स्क्वायर और BD का स्क्वायर, ये बराबर होगा किसके, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर, ये अपने को बराबर करना है, ठीक है। AB स्क्वायर, BC स्क्वायर, CD स्क्वायर और DE स्क्वायर, ये अपने को बराबर करना है। लेकिन ये अपने को सदिश विधि से सिद्ध करना है, सदिश विधि का यूज़ करना है।
मतलब सदिशों से सिद्ध करना है अपने को, ये सदिशों से। तो देखो कैसे करेंगे। तो पहले तो अपने इसको नाम दे दें कोई ना कोई, मतलब सदिशों के रूप में इसको पहले तो व्यक्त करें, दिशाएं दे दें। नाम क्या मतलब दिशाएं दे दें इसको पहले अपने, मतलब इस रेखाखंड को दिशा दे दो, ये लो इसको मैंने दिशा दे दी, और इसको कोई नाम देते हैं हमने, मान लो ये ए सदिश है। इधर वाले को भी दिशा दे दो कोई, इसको मैंने दिशा दे दी, इसको मान लिया मैंने बी सदिश। अच्छा, चतुर्भुज कौन सा, समांतर चतुर्भुज है कि जो ए बी सी डी है, ये कौन सा चतुर्भुज हमने बनाया है, समांतर चतुर्भुज। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने की भुजाएं, मतलब ए बी जो है वो सी डी के बराबर होगा, और साथ में ए बी सी डी के समांतर भी होगा, और बी सी जो है वो इधर से ए डी के बराबर हो जाएगा, और बी सी ए डी के समांतर भी हो जाएगा। एक तो ये चीज़ अपने को ध्यान में रखनी है, मतलब ये वाला जो रेखाखंड है वो इसके बराबर है, मतलब ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर है, समांतर भी है, आमने सामने भुजाएं बराबर हैं और साथ में समांतर भी हैं। ठीक है, एक तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो अगर ये सदिश जिसको मैंने ए सदिश नाम दे दिया, ठीक है, ए बी जिसको अपने बोल रहे हैं, तो उस नियम के अनुसार कि ए बी और सी डी बराबर हो जाएंगे और ए बी सी डी समांतर भी हैं, ये लो इसको भी ए सदिश के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी लंबाई और इसकी लंबाई बराबर है और साथ में समांतर भी हैं, लंबाई बराबर है और साथ में समांतर भी है, तो अपने कह सकते हैं कि ये जो सदिश है वो उस सदिश के बराबर हो जाएगा। चलिए, ये वाला सदिश इधर से बराबर हो जाएगा बी के, ठीक है, ये किसके बराबर आ जाएगा, बी के बराबर आ जाएगा। अब ये तो चलो हो गया, भुजाओं को दिशा दे दी हमने, मैंने जो दिशा दी अभी भुजाओं को दी है, विकर्णों को भी कोई ना कोई दिशा देनी पड़ेगी। वैसे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कैसी मर्जी दिशा दे देना, रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, रिजल्ट पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब दिशा देखो अपने कैसे दे रहे हैं, एक तो ये लो ए से सी की तरफ दिशा दे दी हमने, ठीक है, दूसरी दिशा आप कैसे मर्जी दे देना, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप चाहे तो बी से डी की तरफ, ये लो बी से डी की तरफ ही दिशा दे देते हैं, बी से डी, ठीक है, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, वैसे इस चीज़ का ध्यान रखना। तो अब देखो ये जो सारा लिखा, इसको सदिश रूप में लिखो, इसी को अपने को किसके रूप में लिखना है, सदिश रूप में। तो ये ए सी जो विकर्ण है, मतलब ए सी सदिश का परिमाण फिर इसका स्क्वायर, फिर ये बी डी सदिश का परिमाण और इसका स्क्वायर, ए बी सदिश का परिमाण इस तरीके से, बी सी, ये लो बी सी सदिश का परिमाण और इसका स्क्वायर, सी डी, अब देखो सी डी है ना, सी डी मत लिखना, डी सी लिखेंगे अपने, डी सी सदिश का परिमाण और इसकी स्क्वायर, और इधर से ए डी लिखेंगे, ठीक है, तीर के हिसाब से लिखना है, जैसे तीर लगाया ना उसी हिसाब से। ये अपने को सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना, ध्यान देना, ये अपने को सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध अपने कैसे करेंगे, तो देखो इनकी कोई दिक्कत नहीं है, RHS का मान है मेरे पास, ठीक है, RHS का मान तो है, ये लो RHS बराबर, देखो इसका मान कितना है, ए सदिश के बराबर है ना, तो इसको तो ले दूंगा ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर। ये बी सी कितना है, ये रहा बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। डी सी कितना है, ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर। और ए डी कितना है, बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। मतलब ए सदिश ये दो बार आ गया ना, तो 2 गुणा में ए सदिश के परिमाण का स्क्वायर, और ये बी सदिश भी 2 बार आ चुका है, तो 2 गुणा में बी सदिश के परिमाण का स्क्वायर। ये RHS का मान है, ये हमारे पास किसका मान है, RHS का मान। सिर्फ LHS को सोल्व करना है और इस RHS के बराबर दिखाना है। LHS को सोल्व करके किसके बराबर दिखाना है, RHS के बराबर। तो LHS को देखो कैसे सोल्व करेंगे। तो LHS को सोल्व करने के लिए अपने को पहले तो LHS वाले मान भी तो पता होने चाहिए। मतलब AC सदिश का मान पहले ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर, सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर, तो ABC त्रिभुज में देखना है, ABC त्रिभुज में, ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर, इस त्रिभुज में देखो, ये इस तरफ है ये सदिश, इसी क्रम में आगे बी सदिश है, तो ये दोनों सदिश एक ही दिशा में है, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो ये तीसरा सदिश बन जाएगा विपरीत क्रम में। मतलब AC सदिश का मान जो है ना वो A सदिश प्लस B सदिश के बराबर आएगा। मतलब AC जो सदिश है ये बराबर आएगा AB सदिश प्लस BC सदिश। मतलब AC सदिश बराबर आ जाएगा A सदिश प्लस B सदिश के। ये AC सदिश आ गया,
ठीक है। AC सदिश का मान आ गया, इसका मान आ गया मेरे पास AC सदिश का। अब BD सदिश का मान निकालना है, ठीक है। अब अपने को किसका मान निकालना है, BD सदिश का मान निकालना है। तो BD सदिश का मान देखो अपने कैसे निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे, ये वाला त्रिभुज ले लो, ये वाला त्रिभुज। इस त्रिभुज में त्रिभुज का नियम लगाओ, सदिश योग का त्रिभुज का नियम। तो देखो कैसे लगेगा, ये सदिश इस तरफ है, फिर ये इस तरफ है, तो ये दोनों एक ही दिशा में हो गए, तो इन दोनों का जो जोड़ है वो ये तीसरा सदिश बन जाएगा। तो त्रिभुज कौन सा, DAB में सदिश योग का त्रिभुज नियम लगाने पर, तो पहले AB सदिश लिखेंगे, AB सदिश प्लस में BD सदिश, ठीक है। AB और BD एक ही दिशा में, A से B की तरफ फिर B से D की तरफ, तो इन दोनों का जो जोड़ा वो A से D AD सदिश व्यक्त करेगा। तो AB सदिश तो है A सदिश के बराबर, BD सदिश का मान चाहिए और ये बराबर है B सदिश के बराबर। तो BD जो सदिश है वो बराबर आ जाएगा B सदिश माइनस A सदिश के बराबर, ठीक है। BD सदिश का मान आ गया हमारे पास B माइनस A। तो अब ये दोनों जो मान है ना, मतलब AC सदिश का मान और BD सदिश का मान, ये दोनों LHS में लिखने हैं। ये किस में लिखने हैं, LHS के अंदर, ठीक है। अब इसकी अपने को ज़रूरत नहीं है, अब अपने को तो क्या करना है, RHS और LHS को बराबर दिखाना है ना। तो देखिए कैसे करेंगे। ये LHS है, ये वाली, तो LHS बराबर, तो AC, ठीक है। AC, ये जो AC है, AC सदिश का परिमाण, तो AC सदिश है कितना, A प्लस B के बराबर है। तो यहाँ पर A प्लस B का परिमाण आ जाएगा, A प्लस B का परिमाण और इसकी स्क्वायर, फिर BD के परिमाण की स्क्वायर, तो BD B माइनस A के बराबर है, B माइनस A का परिमाण और इसकी स्क्वायर। और परिमाण का स्क्वायर जब आ जाता है तो A डॉट A के परिमाण का स्क्वायर A डॉट A बराबर हो जाता है, खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं तभी आता है परिमाण का स्क्वायर। तो यहाँ पर परिमाण की स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो A प्लस B डॉट A प्लस B, और इधर B माइनस A डॉट B माइनस A। तो इस A का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये बनेगा A डॉट A और A डॉट B। फिर इस B का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो B डॉट A प्लस B डॉट B। अब इस B का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो B डॉट B माइनस B डॉट A, और इस माइनस A सदिश का इन दोनों के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो माइनस का A डॉट B और प्लस का A डॉट A, ये बनेगा, ठीक है। ये लो A डॉट B से A डॉट B ये कैंसिल, B डॉट A से B डॉट A कैंसिल, बचा क्या A डॉट A बच गया, इधर भी A डॉट A बच गया, 2 बार आ गया A डॉट A, तो 2 गुणा में A डॉट A प्लस B डॉट B, तो 2 गुना B डॉट B, तो ये बन जाएगा 2 A के परिमाण का स्क्वायर और 2 B के परिमाण का स्क्वायर, और ये क्या चीज़ है, ये RHS है, ठीक है। RHS को सोल्व करने पे और LHS को सोल्व करने पे दोनों मान बराबर आ गए, तो इसका मतलब सिद्ध हो गया सदिश विधि से, ठीक है। हमने सदिश विधि से सिद्ध कर दिया कि समांतर चतुर्भुज के विकर्णों के वर्गों का योग जो है वो उसी समांतर चतुर्भुज की भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो आपकी एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम सोल्व करेंगे इसके जो भी आगे सदिश गुणनफल के जो तरीके हैं उनके ऊपर बात करनी है अपने को, और उसके एग्जाम्पल वगैरह जो भी हैं उनकी बात करेंगे। इसके एग्जाम्पल एक बार आप ज़रूर करके देख लेना। इसके 2 एग्जाम्पल हैं, एक एग्जाम मैं बता देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हैं इसके अंदर। तो एक तो 14वां एग्जाम्पल और एक 15वां, ये 2 एग्जाम्पल है, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल एक बार आप जरूर सोल्व करके देखेंगे। अगर इनमें कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ लेना। थैंक यू।